मुझे मुंबई जाना है, पर मेरे पास इस गाड़ी का टिकट नहीं है, इसलिए छिपी थी, अहाना ने घबराते हुए बताया। बिना टिकट के क्यों यात्रा कर रही हो? और इसका टिकट नहीं था तो दूसरी ट्रेन में आना था। पैसे नहीं थे, वो धीमे सुर में बोली। ये लोग तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे ना? क्यों, कोई क्राइम करके भागी हो? नहीं, क्राइम नहीं, मैं क्रिमिनल नहीं। क्रिमिनल नहीं तो फिर पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों है? क्रिमिनल होने के लिए क्राइम करना क्या जरूरी है? गरीब और वो भी असहाय लड़की होना, वो भी क्राइम ही होता है, जो मैंने किया है। इसलिए वो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, उसने दुखी सुर में कहा। कौन कर रहा है? उसने पूछा। रुद्र प्रताप। तो तुम मुंबई जा रही हो? हाँ। कौन रहता है वहाँ? मेरा भाई। भाई ने तुम्हारे लिए टिकट बुक नहीं करवाई कि तुम्हें यूं बिना टिकट यात्रा करनी पड़ रही है? उसे नहीं पता कि मैं वहाँ आ रही हूँ, क्योंकि मेरी उससे 6 महीने से बात नहीं हुई। क्यों? पता नहीं, उसने फ़ोन ही नहीं किया। मैं कॉल लगाती हूँ तो नंबर बंद आता है। पता मालूम है कहाँ रहता है? नहीं। जब तक भाई नहीं मिलेगा कहाँ रहोगी? पता नहीं। पता नहीं क्या कह रही हो? मुंबई पता है ना कितना बड़ा शहर है, बिना सहारे वहाँ कहाँ रहोगी? उसने आश्चर्य से पूछा। मेरी सहेली और उसका दोस्त भी वहाँ रहते हैं, वहाँ जाकर उनको ढूंढ लूँगी। न तुम्हारे पास पैसे हैं न रहने का ठिकाना। पता है ना, अकेली लड़की, वो भी बेसहारा, तो हर कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहेगा। उसने उसकी घबराहट को ये कहकर और अधिक बढ़ा दिया। आप भी? उसने थूक गटकते पूछा। हाँ, मैं भी। मैं विरोध करूँगी तो ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? मैं चिल्लाऊँगी। चिल्लाओगी तो यहाँ से बाहर आवाज़ नहीं जाएगी, क्योंकि ये कंपार्टमेंट साउंड प्रूफ है। ना यहाँ की आवाज़ बाहर जाती है और ना बाहर की आवाज़ अंदर आती है। ऐसा क्या? हाँ, मैं बाहर भागूंगी। बाहर पुलिस और वो रुद्र प्रताप तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। नहीं, आप ऐसा मत करो। अब वो बुरी तरह घबरा गई। उसे घबराया देख वो हल्का मुस्कुराया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तो आहाना के सांस में सांस आया और वो भी बैठ गई। उसने चुपके से उसकी तरफ देखा। वो उसे ही ताड़ रहा था, तो वो अपनी बेतरतीब होती चुन्नी को संभालती है। आरोही को घबराया देख अब वो भी उससे ध्यान हटाने की कोशिश करने लगा। पर रात का समय, एक अनजान खूबसूरत लड़की उसके साथ है, जो किसी भी शरीफ आदमी की शराफत को डवाडोल करने काफ़ी है, तो वो बेचैन है। आरोही ने उसके इतनी करीब आकर उसके सोए जज्बात जो जगा दिए हैं, जिससे वो उससे ध्यान बटाने की कोशिश तो कर रहा था, पर हटा नहीं पा रहा था। एपिसोड 5। 18 तो शायद कुछ गलत कदम उठा लेगा, तो लेट गया। एक मजबूर लड़की जो न जाने किस मजबूरी में यहाँ छिपी है, उससे मदद की आशा रख रही है, तो उसे भी अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए। वो तो लेट गया, पर आरोही ऐसे ही बैठी रही। सो जाओ, बैठी क्यों हो? उसे बैठा देख वो बोला। नींद नहीं आ रही, आरोही ने उत्तर दिया। नींद नहीं आ रही या जानबूझकर नहीं सो रही? उसने आंखें छोटी कर पूछा। जानबूझकर ही नहीं सो रही। क्यों? आपने मेरे नींद में होने का फायदा उठाया तो? किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती। उसकी बात पर उसे गुस्सा भी आया और हंसी भी। मुझ पर भी नहीं? नहीं, आप कौन सा कम है? माना थोड़ी देर के लिए बहक गया था, पर अब मैंने खुद को संभाल लिया है, तो तुम सो सकती हो। अब मैं विश्वास दिलाता हूँ, वैसा कुछ नहीं करूँगा, उसने उसे आश्वस्त करने के उद्देश्य से कहा। आरोही ने उसे गौर से देखा। वो नॉर्मल ही लग रहा था, तो अब वो भी नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। कितनी देर में मुंबई पहुँच जाएंगे? उसने उससे पूछा। यही 3-4 घंटे में, वो धीरे से बोला। पर आहाना ने गौर किया, वो उसे एकटक देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं? अपने को देखता देख उसने पूछा। सोच रहा हूँ कि मजबूरी क्या नहीं करवाती कि एक अकेली लड़की ऐसे रात में अकेले भागने मजबूर हो गई। उसके ऐसा कहते ही आरोही की आंखों से आंसू टपक पड़े। आहाना के भावनाओं का ज्वार उमड़ा देख उसका दिल भी पसीज गया। बेबसी में निकले ये आंसू उसका दुख बयां करने काफ़ी थे, तो वो लेटा ना रह सका और उठकर उसके पास ही आकर बैठ गया। रोने क्यों लगी? क्या कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है तुम्हारे साथ? चाहो तो अपना दुख मुझसे बांट सकती हो, ऐसा करने से शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए, उसने उसे ढांढस बंधाते कहा। तो नहीं में उसने बस गर्दन हिलाई। कोई तुमसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, यही बता रही थी। यही दुख है क्या? क्यों करना चाहता था? उसने पूछा। क्योंकि उसका हम पर एहसान था। उसने माँ के इलाज के लिए पैसे दिए थे और हमारा घर भी उसके पास गिरवी था। इस सब के बदले 40 साल की उम्र में एक बच्चे का बाप होकर मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था, तो मैं उसको घायल कर भाग आई। भागने के बजाय उसकी पुलिस कंप्लेन करनी थी। वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसने सब खरीद रखे हैं।
कहकर वो फपक पड़ी। मैं किसी तरह भाग कर आई हूँ। यही दुख है तुम्हारा? हाँ ये भी है, पर इससे भी बड़ी और बात है। इससे बड़ी और भी बात है क्या? उसने आश्चर्य जताया। पिता तो पहले ही दुनिया छोड़ गए थे, माँ थी वो भी चल बसी। पिछले 6 महीने से भाई का भी कुछ पता नहीं। सबसे बड़ा भाई वो हमसे नाता तोड़कर दूसरे शहर में रहता है। उसकी पत्नी उसे हमारे पास नहीं आने देती, न हमें वहाँ आने देती है। अब मैं बिल्कुल असहाय हूँ, कहती वो मुंह पर हाथ रख फपक पड़ी। सॉरी, सो सैड। कैसे हुआ ये सब? माँ बीमार थी। माँ बाप का साया उठ जाए तो इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता है, और उससे बड़ा दुख अकेले होने का होता है। भाई को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो माँ के मरने पर भी मुखग्नि देने भी नहीं आया। मैंने खुद ही माँ का अंतिम संस्कार किया। माना ये बहुत बड़ा दुख है, भगवान तुम्हें ये दुख सहने की ताकत दे। पर यह भी तो सच है कि माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहते, अकेले ही खुद को संभालना पड़ेगा। यही सोचकर खुद को धीरज दो, उसने उसे हौसला बंधाते कहा। सिर्फ यही दुख होता तो संभाल लेती, वो सुबकते बोली। इसके अलावा भी कुछ है? उसने पूछा तो उसकी आंखें छलक आईं, चेहरे पर कसक उभर आई। प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है? उनके चेहरे पर उभर आए दर्द भरी कसक से लिए अंदाज़ा लगाना ज़रा भी मुश्किल न था, पर आरोही चुप थी। सही समझा, प्यार का चक्कर। उसने उसकी तरफ सवालिया नज़र से देखा, पर वो कुछ नहीं बोली। न जाने क्यों पड़ते हैं लोग प्यार के चक्कर में, ये सब बहुत पेनफुल है। लोग खुद इसमें नहीं पड़ते, ये तो खुद ही हो जाता है। जो भी है, पर इस सब से दूर रहना चाहिए। आपने किया है? मेरी शक्ल देखकर मैं स्टूपिड लगता हूँ कि मैं प्यार व्यार में पड़ूंगा। एक्चुअली मैं तो इसमें विश्वास ही नहीं करता। प्यार, भावनाएं, मैं इस सब से बहुत दूर हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूँ और हर चीज़ को प्रैक्टिकली सोचता हूँ, जिसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि भावनाएं इंसान को कमज़ोर बनाती है। उसने अपने विचार रखे। बिना भावनाओं के भला इंसान होते हैं? किसने कहा नहीं होते? मैं इसका उदाहरण रहा। न खुशी में खुशी मनाता हूँ, न गम में आंसू बहाता हूँ। जो इंसान अपनी भावनाओं को काबू कर ले, उसके बराबर मजबूत इंसान इस संसार में कोई नहीं। और मैं बहुत मजबूत हूँ, क्योंकि मेरा अपनी भावनाओं पर काबू है। इसका मतलब आप हार्टलेस हैं, दिल नहीं है आपके पास? यही समझ सकती हो। मैरिड हो? आरोही ने पूछा। नहीं। उम्र तो हो रही है आपकी, फिर क्यों नहीं की? उसकी उम्र का अंदाजा लगाकर वो बोली। हाँ, उम्र तो हो गई है, पर मैं शादी या किसी बंधन बंधने में विश्वास नहीं करता। एक्चुअली मैं किसी से बंध कर नहीं रह सकता, ना कोई मेरे साथ ज्यादा दिन टिक पाता। उसने उत्तर दिया। मतलब आप कभी शादी नहीं करेंगे? हाँ, फिलहाल तो यही सोचा है। कभी तो किसी की कमी महसूस होती होगी, अकेलापन लगता होगा। अरे किसी से बंधता नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लड़कियां अच्छी नहीं लगती हैं। मेरी 2-3 एक्स रह चुकी हैं, जिनके साथ मैं रिलेशनशिप में रह चुका हूँ, इवन फिजिकली भी। क्या बिना प्यार के सब कर लेते हो? हाँ, मैं कमिटमेंट होने में विश्वास नहीं रखता। शादी मतलब कमिटमेंट, झंझट। बस इसलिए ओपन रिलेशनशिप मुझे पसंद है, और ये सब बड़े शहरों में आम है। मतलब अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए ही गर्लफ्रेंड बनाते हो? हाँ, यही समझ सकती हो, पर मैं उन्हें धोखे में नहीं रखता। रिलेशनशिप में आने से पहले ही सब क्लियर कर लेता हूँ कि मैं शादी के बारे में नहीं सोचूंगा। ये जानने के बाद भी कि आप उनसे शादी नहीं करेंगे, वो आपके साथ संबंध बनाती हैं? आरोही ने आश्चर्य से पूछा। हाँ। अच्छा है, वो रोना बंद कर फीकी हंसी हंसी। क्या? आप किसी से भी शादी का झूठा वादा कर उसकी भावनाओं से नहीं खेलते, वरना तो लोग शादी के नाम पर छलने में ज़रा वक्त नहीं लगाते। इसके लिए चाहे उन्हें झूठे वादे करने पड़े या कोई भी छल प्रपंच करना पड़े, कुछ भी करने में पीछे नहीं हटते। बताते हुए उसके चेहरे पर फिर से दर्द उभर आया। आंखों से आंसू की बूंदें टपकी तो दोनों हाथों से उन्हें जल्दी जल्दी साफ करती है। हाँ, मैं किसी से ज़्यादा समय से बंधा नहीं रह सकता, पर मैं पहले ही ये बात स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ना मैं किसी से प्यार का दावा करता हूँ और ना शादी का वादा। ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट भी है कि कोई भी लड़का किसी लड़की से प्यार कर ही नहीं सकता। ये मात्र फिजिकल अट्रैक्शन होता है, जो स्वाभाविक है। अब सीधे तौर पर तो इसे कहते नहीं, तो प्यार का नाम दे देते हैं, और मैं प्यार शब्द को इस्तेमाल ही नहीं करता, डायरेक्ट बोल देता हूँ। बस यही मुझ में फ़र्क है। वो उसकी तरफ देखता बोला। कभी किसी से लगाव भी नहीं होता? वो भी उसकी तरफ देखते बोली। नहीं हुआ, जब तक रिलेशन चला चला, नहीं तो दोनों सेपरेट। अलग होने पर थोड़ी तकलीफ तो महसूस होती होगी? नहीं, क्योंकि मैं किसी से लगाव होने नहीं देता। बाकी मैं खुद को इतना बिजी रखता हूँ कि ये सब सोच ही नहीं पाता। लगाव मतलब दर्द, तकलीफ, जैसे कि तुम्हें हो रही है। प्यार में धोखा खाया है क्या तुमने?
क्या किसी ने प्यार के नाम पर तुम्हें धोखा दिया? उसने पूछा तो उसकी आंखों में दर्द उभर आया। एपिसोड 6। हाँ, था कोई आपके जैसा ही निर्मोही। अब समझ आ रहा है, उसे भी शायद मुझसे लगाव नहीं, सिर्फ शारीरिक आकर्षण रहा होगा। उसकी तरह आप भी कभी ये नहीं सोचते कि आपको लगाव न हुआ होगा, पर उन लड़कियों के बारे में नहीं सोचा जिनको आप छोड़ देते हो। वो उसके बाद किस दर्द से गुजरती होंगी। किसी को प्यार न करना ये बुरा नहीं है, पर किसी के मन में प्यार जगाकर उसे छोड़ देना उसे मार देने के बराबर होता है, क्योंकि उसके बाद उसका दिल मर चुका होता है, अरमान दम तोड़ चुके होते हैं और ख़त्म हो जाती है जीने की इच्छा। सबको वो जीवित चलता फिरता दिखता है, पर वास्तव में वो चलती फिरती लाश होती है, बेजान, जैसे कि मैं। उसने भरी हुई आंखों से उसे देखा तो उसके पास इसका कोई जवाब न था। उसने तो कभी पलटकर देखा ही नहीं, तो कैसे महसूस करता इस दर्द को? पता नहीं, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। वो धीरे से बोला, आप सही कह रहे हैं, लड़के कभी प्यार कर ही नहीं सकते, सभी एक जैसे होते हैं। सबको औरत का शरीर चाहिए होता है, इसके लिए या तो गर्लफ्रेंड नाम देने वाला बॉयफ्रेंड हो या प्यार के नाम पर शादी का वादा करके मुकर जाने वाला प्रेमी। आप भी कुछ अलग नहीं है। हाँ, फ़र्क ये है, आप पहले ही बता देते हैं कि सिर्फ जिस्मानी रिश्ता रखना है और कई जिस्मानी रिश्ता बनाने के लिए प्यार का सहारा लेता है। कहते हुए उसकी आंखें आंसू से भर चुकी थी। तुम बेवजह इतना इमोशनल हो रही हो। इमोशन इंसान को कमज़ोर करते हैं, इसलिए सर्वाइव करना है तो प्रैक्टिकल बनो। और ये बात सिर्फ लड़कों पर ही लागू नहीं होती, लड़कियों पर भी होती है। उनका भी अट्रैक्शन ही होता है, पर लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा तकलीफ होती है। और जो छूट गया, तुम भी उसके बारे में सोचना छोड़ दो और जीवन में आगे बढ़ो। किसी एक के आने या जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, नहीं रुकती पर आगे भी नहीं बढ़ पाती, बस एक जगह पर अटक कर रह जाती है। और क्या इतना आसान है भूलना? उसने उससे पूछा। हाँ। वो कैसे? वो आगे बढ़ गया, तुम भी आगे बढ़ो। मन बहलाने कोई काम कर लो या कोई और बॉयफ्रेंड बना लो, इससे बढ़िया बदला कुछ हो नहीं सकता। उसने उसे समझाया। नहीं, किसी के साथ वन नाइट स्टैंड कर लो। वो क्या होता है? ब्लाइंड डेट, जिसको तुम जानती नहीं, उसके साथ एक रात बिताओ। इससे तुम्हारे दिमाग को सुकून मिलेगा और तुम्हें उसे भूलने में मदद मिलेगी। क्या बेहुदा बात कर रहे हैं आप? एक बात है, आपकी सोच बहुत ही घटिया है। एक ही जगह से शुरू होकर उसी पर जाकर ख़त्म हो जाती है। वो उस पर गुस्सा गई। ऐसा क्यों कह रही हो? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं तो तुम्हारा दुख कम करने की बात कर रहा था, तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। अपने धोखेबाज प्रेमी को भुलाने का सबसे अच्छा तरीका है ये। वो मुस्कुराया। बहुत ही वाहियात तरीका है, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। मैं तो तुम्हें हेल्प करना चाह रहा था, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे भुलाने में, पर लगता है तुम अभी भी उसे चाहती हो, उसे भुलाना नहीं चाहती, इसलिए किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहती। आहाना ने उसकी तरफ देखा, उसके होठों पर तिरछी मुस्कान थी। ऐसा नहीं है, मैं अब उससे नफरत करती हूँ। नहीं, तुम अब भी उसे चाहती हो। नहीं बोला, तुम उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहती? ऐसा नहीं है। नहीं है तो मुझे किस करो। वो खड़ा उठा और सीट के पीछे दोनों हाथ रख उसकी ओर झुका। किस मी। उसके ऐसा कहते ही वो उसे आश्चर्य से देखने लगी, घबराहट भी होने लगी, तो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। नहीं कर सकती? उसने पूछा। नहीं। क्यों? आपको क्यों करूं? आप में ऐसी क्या खासियत है? वो उसकी तरफ से नजरें हटाकर बोली तो वो हंसता हुआ वापस बैठ गया। क्यों नहीं कर सकती? मैं हैंडसम हूँ, जवान हूँ और बाकी तुम्हें पता चल जाएगा। वो शरारती हंसी हंसा। जवान? उसने सवालिया नज़र से उसे देखा। और क्या, 33 ईयर का ही हूँ तो जवान नहीं हूँ क्या? मुझसे तो बहुत बड़े हैं और आप मुझे अकेली जमकर मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पर मैं कोशिश करूँगी कि खुद को आपसे बचा कर रखूँ। उसकी बात पर वो फिर हंस दिया। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी के मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता। हाँ, अगर तुम्हारी मर्जी होती तो कुछ सोच सकता था। उसने उसकी तरफ देखा, पर वो चुप थी। ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। जब तक उठोगी हम मुंबई पहुँच चुके होंगे। उसके कहने पर उसने गर्दन हिलाई। अब वो भी नीचे लेट गई। आंखों में नींद आई कि नहीं, पर कंपार्टमेंट में थोड़ी देर में मुंबई पहुंचने वाले हैं कि अनाउंसमेंट हुई तो वो उठ खड़ी हुई। मुंबई तो पहुंच गई, पर आगे क्या? उसके पास तो स्टेशन से बाहर जाने तक के पैसे नहीं है, यहाँ तक कि वैभव को कॉल करने के लिए भी 1 रुपया तक नहीं है। बिना पैसे के तो वो कुछ कदम भी नहीं चल पाएगी। सोच सोच कर दिमाग खराब हुआ तो मदद के रूप में सिर्फ सामने की सीट पर सोया व्यक्ति ही नजर आ रहा था, जो गहरी नींद में था। खड़ी उठकर उसकी जेब टटोली तो पर्स निकला। उसमें काफ़ी सारे पैसे, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड भी थे।
ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, मन में ग्लानि भी हो रही थी। पर उसे ऑटो के किराए के पैसे चाहिए, क्या करे? ये तो चोरी हुई। उस शख्स को उठाकर मांगेगी तो वो भी दे देगा, पर वो उसे उठाना नहीं चाहती थी। उसमें से 500 रुपये निकाले। पास ही में उसके पेपर्स पड़े थे, साथ में पेन भी पड़ा था। उनमें से फाड़कर एक पेपर पर छोटा सा नोट लिखा और उसके पर्स में रखकर पर्स वापस जेब में रख दिया। और अब ट्रेन रुकने का इंतजार नहीं करती, उस शख्स पर आखिरी कृतज्ञता भरी नजर डाल वो पहले ही कंपार्टमेंट से बाहर आ गई। जैसे ही ट्रेन रुकी, वो मुंह को छिपाती जल्दी ट्रेन से उतर गई। ट्रेन रुकी तो वो शख्स भी उठा, पर आरोही को वहां पर ना देख थोड़ा शौक था। वो कब उतरी उसे पता ही नहीं चला। थोड़ा दुख और आश्चर्य भी हो रहा था कि उसे बताकर तो जाना चाहिए था। वो अकेली बेसहारा है, न जाने क्यों, पर उसका यूं चले जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। पर अब वो क्या कर सकता था, उसे भी उतरना था। जल्दी सामान समेटा और कंपार्टमेंट के बाहर आया। स्टेशन से बाहर निकला तो एक गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसमें बैठने लगा। वहां पर एक गुब्बारे बेचने वाली लड़की खड़ी थी। बच्चों के लिए गुब्बारे ले लो साहब। मेरी शादी ही नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे? वो बड़बड़ाया, पर न जाने क्या सूझा कि पूछ लिया, कितने के हैं? 10 रुपए का एक, उसने जवाब दिया। जेब में हाथ डाल पर्स निकाल लिया। 100 रुपए उसके हाथ में दे वो गुब्बारा लिया और हवा में उड़ा दिया। वो लड़की उसे आश्चर्य से देख रही थी। नजर पर्स में रखे छोटे से कागज पर पड़ी। उस पर कुछ लिखा था। पढ़ने लगी। आपने एक अनजान लड़की की मदद की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बिना बताए जा रही हूँ, आपको बुरा लगेगा, उसके लिए सॉरी। आपके पर्स से 500 रुपये बिना पूछे ले लिए हैं। वो क्या है ना, मेरे पास ऑटो के किराए देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। किस्मत से दोबारा मिले तो आपके पैसे ज़रूर लौटा दूंगी। आरोही। उसने वो नोट पढ़ा। मन में अजीब सी हुक उठी और वो कागज़ हाथ में दबा लिया। चलो, ड्राइवर से बोला और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। एपिसोड 7। आरोही भी रेलवे स्टेशन से बाहर निकली। जीवन में पहली बार घर से अकेले बाहर निकली है, वो भी इतने बड़े शहर में, जहां नज़र दौड़ाओ तो लोगों का रेला नजर आता है, शोर शराबा, और जिधर नज़र दौड़ाओ दौड़ते भागते लोग। लग रहा था सारी दुनिया चल रही है सिर्फ उसे छोड़कर, क्योंकि उसे समझ जो ना आ रहा था कि समुद्र जैसे बड़े इस शहर की भीड़ में कहाँ जाए और कैसे अपने गुम हुए भाई को ढूंढने से के दर में सुई तलाशने सा मुश्किल है। और सबसे बड़ा प्रश्न, फिलहाल के लिए कहाँ आसरा तलाशे? कोई चारा ना देख कदम धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकले। पास में एक पीसीओ था। चुन्नी के पल्ले के कोने में रियांश का नंबर एक पर्ची में लिखकर बांधा हुआ था। गांठ खोलकर पर्ची हाथ में निकाल ली। वैभव का नंबर डायल किया, पर नंबर लगा ही नहीं। सही नंबर तो होगा ना, फिर लगा क्यों नहीं? मन में प्रश्न कौंधा तो मन बेचैन हुआ। सही क्यों नहीं होगा? उसने खुद ही उसे दिया था। वो भी उसे वान्या के साथ मुंबई लाना चाहता था, पर तब माँ की बीमारी और प्रांजल की वजह से उसके साथ नहीं आई थी। वरना वो हमेशा कहता था, आरोही तू वान्या से ज़्यादा सुंदर है, तुझे हीरोइन बनाने मुंबई ले चलूँगा। उस समय तो ना आई, पर अब मजबूरी ले आई है। पर कॉल तो लग नहीं रहा, तो अब कहाँ जाए? कुछ सूझ नहीं रहा। दोबारा से वैभव को कॉल लगाती है, पर इस बार भी नहीं लगता। 2-3 बार ट्राई करने पर भी जब नंबर ना लगा तो कहाँ जाए? दिल बैठने लगा। जब कुछ ना सूझा तो दिमाग के किसी कोने में याद था, उसके पूछने पर उसके भाई ने बताया था कि वो गोविंद धाम नाम की चौल में रहता है। धीरे धीरे चलती आगे बढ़ी। बाहर ऑटो स्टैंड में ऑटो खड़े थे। एक ऑटो में बैठ गई। कहाँ जाना है मैडम? उसके में बैठने के बाद ऑटो वाले ने पूछा। गोविंद धाम चौल, आरोही बोली। ये कहाँ पड़ता है? उसने पूछा। पता नहीं। पता नहीं तो कैसे जाएंगे मैडम? आप तो ऑटो चलाते हैं, आपको तो पता होगा। मैडम, ये मुंबई बहुत बड़ा शहर है, जब तक पूरा पता नहीं होगा कैसे ले जा सकते हैं? ऑटो वाले ने उसे हकीकत से परिचित कराते हुए कहा। मुझे पूरा पक्का पता नहीं है। तो ऐसे कहाँ जाएंगे? भैया प्लीज़ मेरी मदद करो, आरोही उससे प्रार्थना करते हुए कहा। अच्छा, मैं पता करता हूँ कि इस नाम से यहाँ कितनी चौल हैं। ऑटो वाला भला आदमी लग रहा था। उसकी समस्या जान उसने दूसरे ऑटो वालों से पता किया तो मालूम चला इस नाम से यहाँ 2 चौल हैं। जो ज़्यादा पास थी उसी चौल में ऑटो ले गया। आहाना ने वहाँ पूछताछ की, पर भी कोई उसके भाई के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया, तो आरोही को फिर से ऑटो में बिठाकर दूसरे चौल में ले गया। चौल के बाहर उसे उतार देता है। देखो मैडम, अब यहाँ तुम्हारा भाई मिले या ना, मेरी टेंशन नहीं ना। अब मैं यहाँ पर रुक सकता, तो मेरा भाड़ा दे जाओ ताकि मैं भी जाऊँ। ऑटो वाले ने भाड़ा मांगा तो उसने उसे वो 500 का नोट उसे पकड़ाया, जिसमें से उसने उसे 200 रुपये वापस दिए और चला गया।
आरोही उस चौल में आगे बढ़ी। छोटे छोटे कमरों से बनी इस 2 मंजिला चौल में एक पूरा मोहल्ला आबाद था। उसने एक एक कर सबको अपने भाई के बारे में पूछा, पर कोई भी ढंग से न बता पाया। आखिरकार एक पड़ोसी जो एक 45-50 साल की महिला थी, उसने स्वीकार किया कि 6 महीने पहले तक उसका भाई यहीं रहता था, पर 6 महीने पहले वो चला गया था। उसके बाद उन्होंने उसे नहीं देखा। उसने पूछा कि कुछ पता है उसके बारे में, पर उसने बताने में असमर्थता जताई, तो अब वो बेहद घबराई व निराश थी। धीरे धीरे चलती चौल से बाहर आ गई। नजर दौड़ाई, आसपास कोई पीसीओ भी नहीं था जिससे रियांश को कॉल लगा सके। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर खड़े एक टपोरी टाइप व्यक्ति पर पड़ी। वो उसे ताड़ रहा था। उसने गौर किया, इस आदमी को उसने चौल में भी देखा था। हाँ, ये वहीं खड़ा था जब वो लोगों से भाई के बारे में पूछताछ कर रही थी। शायद उसे पता चल गया है कि वो किसी की तलाश कर रही थी जो मिल नहीं रहा। वो थोड़ी दूर पर खड़ा होकर उसे ताड़ने लगा। उसके ऐसे ताड़ने से आरोही असहज हो गई, तो वो अपने गले की चुन्नी ठीक करती है तो वो उसे गंदे इशारे कर भद्दे कमेंट करने लगा। थोड़ी देर बाद वो चलता हुआ वहां से आकर उसके आसपास चक्कर लगाने लगा। उसके ऐसे ताड़ने से आरोही असहज हो गई, तो वो अपने गले की चुन्नी ठीक करती है तो वो उसे गंदे इशारे कर भद्दे कमेंट करने लगा। थोड़ी देर बाद वो चलता हुआ वहां से आकर उसके आसपास चक्कर लगाने लगा, जिससे आरोही की घबराहट बढ़ गई। अकेली है क्या? किसी को ढूंढ रही है? वो नहीं मिला, परेशान मत हो, मेरे साथ चल। वो गंदे इशारे कर बोला तो आहाना बहुत घबरा गई। वो वहां से चलकर थोड़ी दूर चली गई। वहां पर और लोग भी थे। पीछे मुड़कर देख, वो वहीं पर खड़ा था। भाई का तो कुछ पता ना चला, पर अगर रियांश और वानिया भी ना मिले तो वो यहाँ क्या करेगी पता नहीं। यहाँ तो आसपास कोई पीसीओ भी नहीं दिख रहा था कि वो एक बार वैभव को कॉल लगा सके। तो परेशान हो वो 1-2 शख्स से रिक्वेस्ट करती है कि उसे कॉल करनी है तो उसे फोन दे देता है। वो वैभव को कॉल लगाती है। रिंग जा रही थी। हेलो। उस तरफ की आवाज सुनने की खुशी से आंसू छलक पड़े। रियांश, मैं आरोही, वो खुश होती बोली। आरोही, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कहाँ हो? मुंबई? क्या? उसके मुंबई बताने पर चौंक गया। हाँ, कब आई? आज ही आई हूँ। तुमने कहा था कि मैं वानिया से ज्यादा सुंदर हूँ तो मुझे भी हीरोइन बना दोगे, तो आ गई मैं भी हीरोइन बनने। अच्छा किया आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। तो रुक, वहीं पर मैं आता हूँ। ठीक है, आ जाओ। जगह बता, कहाँ पर है तू अभी? गोविंद धाम चौल के बाहर। वहीं पर रहे, कहीं और मत निकल जाना, मैं आता हूँ, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रियांश से बात करने के बाद घबराहट अब थोड़ा कम हो गई। वो उस शख्स को फोन वापस करती है और एक कोने पर खड़ी होकर उसके आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर खड़े हुए होगी कि तभी उसकी नजर उस शख्स पर पड़ी जो थोड़ी देर पहले उसे ताड़ रहा था, और अब उसने देखा उनकी संख्या 1 से बढ़कर 4 हो गई थी। वो उसकी मजबूरी भांप चुके थे और ये भी कि वो अकेली मजबूर है। वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। आहाना ने मदद के नाम पर नजर दौड़ाई, पर किसी को जैसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता हो। उसने मदद के लिए बोला, पर कोई रुकने को और उसकी मदद को तैयार ना हुआ, तो वो तेज तेज चलती आई। वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ईंट हाथ में उठा ली। उसे ईंट हाथ में उठाया देख वो हंसने लगे और उसके चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाने लगे। दूर हटो यहाँ से, वरना ईंट मार दूंगी। आरोही अब बुरी तरह घबरा चुकी थी तो अपने बचाव में बोली, पर उनके होठों पर मुस्कान थी। वे एक एक कदम आगे बढ़ाने लगे और थोड़ी देर बाद वे चारों उसके चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाने लगे। उनमें से एक ने हाथ बढ़ाकर उसकी चुन्नी को खींचना चाहा तो आरोही अपनी चुन्नी को पकड़ लेती है। वो रुआसी हो उनसे जाने देने की गुहार कर रही थी, पर वे राक्षसी हंसी हंस रहे थे। उसकी उम्मीद का दिया बुझने ही वाला था कि वहां पर एक कैब आकर रुकी, जिसने उसकी बुझती आशाओं को जगाया। मुड़कर देखा, रियांश गाड़ी से उतर रहा था। रियांश, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, तो अब वे लोग भी थोड़ा पीछे हट गए। आरोही मुस्कुराते हुए रियांश की आवाज़ सुनी तो उसके जान में जान आई। वो उसकी तरफ दौड़ गई तो वे लोग भी उसे जाने देते हैं। रियांश, तुम आ गए, वो खुशी से बोली। हाँ, पर तुम घबराई हुई क्यों हो? उसने उसे घबराया देख पूछा। आरोही ने पीछे मुड़कर देखा। वे चारों उसे अभी भी देख रहे थे, पर अब वो उनसे ज्यादा उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए रियांश को वहां से चलने को कहती है। कुछ नहीं, चलो। इतनी लेट क्यों कर दी? उसने उसे लेट आने का कारण पूछा। वो मैं पहले दूसरे वाले गोविंद धाम चौल में चला गया था, वहाँ देखा तो तुम मिली ही नहीं, फिर समझ गया तुम इस वाली में होगी, तो फिर क्या विधान मोड़ी, इसलिए लेट हुआ। वे लोग कौन है? तुम्हें क्यों घूर रहे हैं? कुछ बोल रहे थे क्या? वो उन चारों को वहाँ खड़ा देखकर पूछता है। साथ ही कैब का दरवाज़ा खोलता है तो आहाना बैठ गई। वो भी उसके साथ ही बैठ गया। छोड़ो, वो ऐसे ही मवाली थे, क्या मुँह लगना, पर थैंक यू कि तुम आ गए, वरना जाने मेरा क्या होता। हुआ क्या? और तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? दिक्कत तो हुई, बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा जो की है, और फ़ोन ना उठाते तो और ज़्यादा दिक्कत होती, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं है।
चल कोई नहीं, सही सलामत पहुंच गई वही ठीक है। पर ये बोल, जब मैंने बोला था तब तो यहाँ आने से तूने इनकार किया था, अब क्यों आई? तू तो कह रही थी तुझे मॉडलिंग का शौक नहीं है। गरीब लोगों के शौक कोई मायने रखते हैं क्या? 2 जून की रोटी से ज़्यादा सोच नहीं पाते तो शौक पूरे करने की कहाँ से सोचेंगे? माँ बीमार थी तो उनको भी देखना था, अब माँ भी गुजर गई तो अब मेरा वहाँ कौन था? ऊपर से वो रुद्र प्रताप सारी मर्यादा तोड़ मुझसे ज़बरदस्ती शादी करके अपनी गुलाम बनाना चाहता था, इसलिए यहाँ भाग आई। अब तो तू और वानिया ही मेरा सहारा हो, कुछ काम दिलवा देना और भैया को भी ढूंढने का प्रयास करूँगी। क्या काम आता है तुझे? काम तो कुछ नहीं आता, पर हमने ही तो कहा था कि मैं भी हीरोइन बन सकती है। आरोही ने उससे उसकी ही तरह बात की। हाँ कहा था, पर तब तो तुमने ही नानोकर की। मैं तो कब से तुम्हारे साथ यहाँ आना चाहता था, तुम नहीं आई तो वानिया पीछे पड़ी रही तो लाना पड़ा उसे भी। झूठे, उसकी मक्कारी को समझ आरोही बोली। जानती है कि रियांश कितना बड़ा कमीना है, हर दूसरी लड़की पर लाइन मारना उसका काम है, पर अभी उसके सिवाय उसका यहाँ कोई नहीं, तो इस मजबूरी में उसके साथ जा रही थी। जल्द ही अपना कुछ और इंतजाम देख लेगी। क्या हुआ? उसे चुप देख उसने पूछा। तू तो वान्या से प्यार करता है ना? आरोही ने उस पर नजरें गिराई। अरे वो तो बस वैसे ही, प्यार तो मैं अब भी तुझसे ही करता हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा पर उसने हाथ पीछे ले लिया। अच्छा ये बात है, फिर उसके साथ क्यों भागे? अब उसने घर छोड़ दिया तो मुझे भी आना पड़ा, पर प्यार तो मैं तुझसे ही करता था, मतलब अभी भी कहता हूँ। बस बस, अपने पैंतरे मुझ पर ना इस्तेमाल किया कर, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। और प्यार व्यार तो रहने ही दे, इस शब्द से नफरत सी हो गई है। प्यार भी देखा, प्यार करने वाले भी। तू भी तो वानिया से प्यार करता था और बरोबर मुझ पर भी लाइन मारता था। प्यार से 2 पल की खुशी तो मिल सकती है, पर पेट तो रोटी से भरेगा जो पैसों से आएगी, और पैसे कमाने काम करना पड़ेगा। तो तू मुझे बस काम दिला दे जिससे मैं वानिया से बड़ी हीरोइन बन सकूं। ऐसा क्यों कह रही है आरोही? और प्रांजल, मतलब तेरे छोटे मालिक ने शादी कर ली क्या? उसके चेहरे पर उभर आए दर्द के भावों को देखकर उसने पूछा। मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, तो तू भी मत कर। चल छोड़ प्रांजल को, तो यहाँ आ गई है तो फिक्र मत कर। वानिया तो तेरे सामने कुछ भी नहीं, अभी बस छोटे मोटे रोल के लिए डायरेक्टर के चक्कर काट रही है। सफलता नहीं मिली, पर तेरा चेहरा तो बना ही हीरोइन बनने के लिए है। तुझे हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी आंखों में चमक थी। सच्ची? हाँ, कहकर वो मुस्कुराया तो आरोही भी मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में वे दोनों 1-2 कमरों के फ्लैट के बाहर थे। रियांश ने कैब वाले को पैसे दिए और आरोही को अंदर ले आया। जरूरत का कुछ सामान, 4 कुर्सी और एक टेबल के अलावा वहाँ कुछ खास सामान नहीं था। आरोही आकर कुर्सी में बैठ गई और चारों तरफ गौर से देखने लगी, तो रियांश उसके लिए पीने के लिए पानी ले आया। आरोही ने उससे ग्लास लिया। मिलेगा क्या? 2 दिन से ढंग खाने को भी कुछ खाया नहीं है। आरोही ने खाने के लिए कुछ मांगा। देखता हूँ, तू बैठ, कहता वो किचन में गया और 4 ब्रेड और चाय ले आया। अभी तो फिलहाल यही है, चलेगा क्या? चलेगा क्या, दौड़ेगा, आरोही ने हंसते हुए कहा और वो ब्रेड चाय के साथ खाए। वानिया कहाँ है? उसने पूछा। काम पर गई है। काम पर मतलब ऑडिशन के लिए। तू बोल, तेरा क्या इरादा है? वो घाघ नजरें उस पर टिकाता उसके करीब आ गया। देख रियांश, मेरे लिए तू सिर्फ वानिया का प्रेमी है, तो इस तरह की मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तेरा और मेरा नाता बस इतना ही है। उसकी नीयत समझ आरोही बोली और वहां से उठ गई। मुझे बस इतना ही समझती है? हाँ इतना ही, तू भी इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मतलब तू मेरे लिए यहाँ नहीं आई? नहीं, मुझे बस काम चाहिए। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। जल्दी तेरा पोर्टफोलियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे से फोटोग्राफर से अच्छी फोटो खिंचानी पड़ेगी। कल ही खिंचवा लेते हैं। कल नहीं, पैसे चाहिए उसके लिए। कितने? 40-50 हजार। क्या? हाँ, वो तो हैं, बहुत ज्यादा हैं, जो कि मेरे पास है नहीं। उदास हो आरोही बोली। हाँ ज्यादा तो हैं, पर करते हैं कुछ इंतजाम, सोचते हैं कुछ, रियांश बोला। तो आरोही उठकर दूसरे कमरे में जाकर आराम करने के मकसद से बेड में लेटी, पर रियांश भी उधर ही आ गया। अपनी सीमा लांघने की कोशिश मत करना, वरना आहाना को जानता है ना, दोस्ती खत्म कर दूंगी। आरोही ने हल्की झिड़की दे उसे चेताया। क्यों, मेरे प्यार को नहीं समझ रही? चल कमरे से बाहर जा, आरोही ने कड़क आवाज में कहा, तो वो मन मारकर बाहर चला गया। दोपहर के समय वानिया वापस आई। कमरे में आरोही को देखकर वैभव पर चढ़ गई। ये यहाँ क्या कर रही है? धीरे बोलो, क्या हुआ? ये यहाँ क्या कर रही है? तुमने बुलाया है क्या इसको? अरे नहीं, खुद आई। क्यों? दुखी है बेचारी? बड़ा दुख आ रहा है तुम्हें इसके दुख पर। कहीं इस बेचारी के दुख और खूबसूरती देख तुम्हारी नीयत तो नहीं डोल रही? अरे कौन बेवकूफ तुम्हें छोड़ उसकी तरफ देखेगा, पर वो बेसहारा लड़की हमारे लिए लॉटरी साबित हो सकती है। कैसे? बाद में बताऊंगा। अभी उस पर यह जाहिर मत होने देना कि तुम उसके यहाँ आने से खुश नहीं हो। तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना? वानिया ने संदेह जताया। अरे नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो, फिर हम पैसों में खेलेंगे और तुम्हें भी टॉप की हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? वानिया ने पूछा। अपनी सफलता के लिए आहाना की खूबसूरती का इस्तेमाल। क्या है वैभव की योजना आहाना को लेकर? क्या होगा आहाना का? क्या वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएगी या बदल जाएगी आरोही की जिंदगी मुंबई में आकर? और क्या कभी उसकी मुलाकात होगी उस ट्रेन में मिले शख्स से? आखिर कौन है वो शख्स? कौन है प्रांजल और क्या है आरोही का अतीत? सब जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ।